वो चेहरे पर मुस्कुराहट लिए घर में दाखिल हुआ था। वो जब भी घर में दाखिल होता तो इसके चेहरे पर सुकून वाली मुस्कुराहट छा जाती थी, और इसकी मुस्कुराहट की वजह सिर्फ इसकी बीवी यानी कि अलीजे थी। अलीजे जो इसकी बीवी बहुत ही खूबसूरत थी। इसकी बीवी अलीजे और इसकी जोड़ी को देखकर हर इंसान की आंखों में रक्श भरता। इन दोनों की जोड़ी इतनी खूबसूरत थी कि वो चांद को भी मार्क दे जाते थे। वो हमेशा की तरह सीधा कमरे में आता था जहां पर अलीजे मौजूद होती थी। कमरे के करीब जाते ही इसे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी थी। इसे एहसास हुआ था कि अदियान बहुत जोरों से रो रहा था। अदियान को इस तरह से रोता हुआ देखकर इसे बहुत हैरत हुई थी। अदियान को इस तरह से वो रोता हुआ कभी भी नहीं देखा था। वो तेज तेज कदम बढ़ाता हुआ कमरे के करीब जाकर पहुंचा। इसने कमरे का दरवाजा खोल कर देखा तो अदियान बहुत ज्यादा रोने की वजह से इसका चेहरा लाल सुर्ख हो गया था। अदियान सिर्फ 2 साल का बच्चा था। इसे इतनी शिद्दत से रोता हुआ देखकर अयान ने तड़प कर अपने बेटे को उठा के सीने से लगा लिया था। अलीजे, अलीजे, कहाँ हो तुम? यह कहता हुआ अपनी बीवी को जोर जोर से आवाजें दे रहा था। लेकिन इसे हैरत हुई, वो इसे इतना पुकारने के बाद भी इसकी बीवी कमरे में नहीं आई थी। शायद इसकी आवाज सुनकर शबाना दौड़ती हुई कमरे में आई थी। जी साहब जी, अदियान कमरे में पड़ा कब से रो रहा है, और अलीजे किधर है? क्या तुम्हें बच्चे की रोने की आवाज सुनाई नहीं दी? वो धाड़ते हुए सख्त लहजे में इसे पूछने लगा। जो इसकी इतनी ऊंची आवाज सुनकर अदियान फिर से डर गया। वो अपने बेटे को खंधे से लगाकर इसे मुसलसल आहिस्तगी से थपक रहा था। माफ कीजिएगा साहब जी, मुझे तो लगा था अदियान बाबा भी अलीजे बीबी के साथ चले गए हैं, क्योंकि मैंने इन्हें जाते हुए देखा था और कमरा बंद होने की वजह से इसकी आवाज नीचे तक नहीं आई थी। शबाना बीबी अदियान का सुर्ख चेहरा देखकर हैरान थी। वो 2 साला अदियान ना जाने कब से रो रो कर हलकान हुए जा रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? कहाँ चले गई है अलीजे? वो भी अदियान को अकेला छोड़कर? वो तो बिना बताए कहीं भी नहीं जाती थी, लेकिन शबाना कह रही थी कि वो आज घर से बाहर गई है। ये बात इसको हैरत में डाल गई थी। मुझे नहीं पता साहब जी वो कहाँ गई हैं, बस मैंने इन्हें गाड़ी में बैठकर जाते देखा था। ये सुनते ही इसे बहुत हैरत हो रही थी। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। इतना कहने के बाद वो अपने बच्चे को खामोश करवा रहा था, जो कि वो खामोश होने का नाम भी नहीं ले रहा था। ना जाने वो कब से रो रहा था। शायद इस वक्त इसे भूख लगी होगी। इसे अलीजे खुद फीड करवाती थी, लेकिन अब वो घर पर नहीं थी। इसने अपना फोन उठाकर इसके नंबर पर कॉल की। मुसलसल कॉल करने के बावजूद भी इसका नंबर ऑफ जा रहा था, और तभी इसकी नजर एक साइड टेबल पर पड़े हुए नोट पर पड़ी। इसने लपकते हुए एकदम से वो पेपर उठा लिया, जिसमें एक एक लफ्ज पढ़कर इसको मजीद हैरत में ढकेल रहा था। वो हैरत ज्यादा नजरों से इस नोट को पढ़ रहा था, और जिसे पढ़कर पहली बार इसके धड़कन के साथ साथ इसका जिस्म भी कांप उठा था। मुझे हरगिज भी ढूंढने की कोशिश मत करना अलीशा। मैंने अपनी मर्जी से तुमसे राहें जुदा कर ली हैं, क्योंकि तुम्हारे जैसे सरफिरे इंसान के साथ मैं ये एक लम्हा भी नहीं गुजार सकती। मैं तुम्हारे खून को भी यही छोड़कर जा रही हूँ। तुम इसे पालो और इसके साथ रहकर जिंदगी गुजारो। मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से और यहाँ से जा रही हूँ, जिसे सिर्फ और सिर्फ मैं जरूरी हूँ, जिसे मेरी कदर है और जो सिर्फ मुझे ही चाहता है। अगर तुम्हें थोड़ी भी नफस बाकी है तो मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, बल्कि खामोशी से अपनी हार मानकर बैठ जाना। इसका एक एक लफ्ज इस पर बम बनकर गिरा था। इसका बेटा रो रो कर बेहाल हो गया था, और अलीजे की जानिब से लिखी गई तहरीर वो तो ऐसा था जैसे खुद को मुकद्दर का सिकंदर मानता था। आज तक वो जिस भी चीज पर हाथ रखता वो इसे हासिल कर लिया था। गरीबी में जिंदगी गुजारने के बावजूद भी वो इस मुकाम को हासिल कर लिया था, जो आज इस अली से नवाबजादा अली शाह बना चुका था। पूरे इलाके में इसकी बहुत इज्जत थी, और इसका बंगला सबसे बुलंद वो बाला था, और इस बंगले की तरह ही इसकी शान और शौकत भी बहुत थी। लेकिन आज इसकी बीवी जैसे बहुत मोहब्बत से ब्याह कर लाया था, और जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, आज वो इसे बीच रास्ते में छोड़कर चली गई थी, सिर्फ ये कहते हुए कि इसे इसकी कदर नहीं है और वो इसके बिल्कुल भी काबिल नहीं है। हालांकि इसने तो खुद को अलीजे के लिए वक्फ कर दिया था। वो दोनों तो मिसाल कपल की तरह रह रहे थे। आज तक इन दोनों के बीच में बहस तक नहीं हुई थी, और ना ही अलीजे ने अली शाह से किसी बात पर शिकायत की थी।
लेकिन अचानक आज अलीजे का यूं चले जाना इसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था और इसे यह कीमत से कम नहीं लग रहा था। इसे वो नोट वहीं पर रखकर अदियान को लेकर बाहर आ गया। वो मासूम बच्चा रो रो कर थक चुका था, अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसने शबाना से कहा कि फ्रिज से दूध निकाल कर ले आओ अदियान के लिए, और शबाना भी कुछ ही देर में अदियान के लिए फीडर बनाकर ले आई। इसे वो अपने गोद लिटाई और फीड करवाने लगी। इस वक्त इसके दिल के जो हालात थे सिर्फ वही वाकिफ थे। वो अपने मुठ्ठियां भींचता हुआ अलीजे को कॉल करता जा रहा था, लेकिन अभी भी इसका नंबर ऑफ जा रहा था। अलीजे ने पहले ही कह दिया था कि अगर इसमें जरा भी इज्जत नफस बची है तो कभी भी मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। लेकिन वो इसके बच्चे की माँ थी। वो इसे छोड़ भी देता, लेकिन इसका बच्चा, वो कैसे रहता अपनी माँ के बगैर। कुछ ही देर के बाद अदियान ने फीडर खत्म करते हुए इसे दोबारा अपनी जानिब मुतवज्जा किया और इसने इसे उठाते हुए इसे कंधे से लगाया। इसने अपने बेटे का माथा चूमा और इसके नसीब पर दुखी हो रहा था। साहब, क्या आपके लिए खाना लगा दूं? एक बार फिर शबाना इसके सामने आकर कहने लगी। इसने नफी में सर हिला दिया और शबाना पलटने ही वाली थी कि इसने कहा, रुको, मेरी बात सुनो। अलीशा शबाना को कहा तो वो रुककर पीछे मुड़ते हुए इससे कहने लगी, क्या कभी यहाँ मेरी गैर मौजूदगी में कोई आता था? वो अलीजे पर जिंदगी में पहली बार शक कर रहा था। इसने आज तक अपने रिश्ते में शक का बीज नहीं आने दिया था और यही वजह थी कि वो अपनी बीवी पर अंधा एतमाद करता था। लेकिन इसे इसका सिला मिल गया था और इसे इस तरह का सिला मिलने पर वो हैरान हो गया था। नहीं साहब जी, मेरी मौजूदगी में तो यहाँ पर कोई भी नहीं आता था। इसने भी अलीजे को ऐसी हरकत से नोट नहीं किया था जिसकी वजह से वो इस पर शक करता। या फिर इसे कभी भी ये एहसास ही नहीं हुआ कि वो अली के साथ खुश नहीं है। अलीजे इसे छोड़कर चली गई थी, यह कोई मजाक नहीं था, यह हकीकत में इसकी जिंदगी से चली गई थी। वो मुकम्मल तौर पर शबाना की जानिब मुतवज्जा था। जब अदियान ने उल्टी करके इसके सारे कपड़े खराब कर दिए थे, वो भौंकलाते हुए जल्दी से खड़ा हुआ और शबाना ने अदियान को थाम लिया। वो सिर्फ माँ का दूध ही पीता था। इसने आज तक डिब्बे वाला दूध नहीं पिया था। माँ के बगैर अक्सर बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। ये कैसे खुदगर्ज माँ थी जिसे सिर्फ अपनी खुशियों की खातिर इसने अपने छोटे बच्चे की परवाह भी नहीं की। हालांकि कुछ माएँ तो अपने बच्चों की खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। ना जाने वो इस मासूम बच्चे को कैसे संभाल पाता। इसी वक्त इसने मोबाइल निकालकर साफिया बेगम को कॉल की। अम्मी, आप जल्द से जल्द गाँव आ जाए, मैं ड्राइवर भेज रहा हूँ। वो बहुत परेशानी की हालत में था। क्यों बेटा, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बात है? सब ठीक तो है ना? आप जल्दी से आ जाए अम्मी, मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ, लेकिन आपका यहाँ पर आना बहुत जरूरी है। इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं बताया और कॉल काट दी थी। इसने ड्राइवर को साफिया बेगम को लेने के लिए भेज दिया। कुछ देर बाद इसने अदियान को सुला दिया और मुसलसल अलीजे के बारे में सोच रहा था। गुस्से से मुठ्ठियां भींचते हुए इसका बस नहीं चल रहा था कि वो सारे जहां को जला कर रख दे, सारा कुछ तहस नहस कर दे। एक भरपूर मर्द औरत से धोखा खा गया जिसका रूप पूरे इलाके में कायम था। इसके बैरून मुल्क आने के बाद ही अलीजे और इसके बीच की नजदीकियां बढ़ी थी। इसने अलीजे को एक माल में देखा था और एक ही नजर में वो इसे मोहब्बत कर बैठा था। अलीजे एक बहुत ही अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती थी। साफिया बेगम की तो ख्वाहिश थी कि वो अली का रिश्ता अपनी भांजी से करवाना चाहती थी, लेकिन अली ने जिद पकड़ ली कि शादी करेगा तो अलीजे से ही, इसके अलावा मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहता और ये मेरा आखिरी फैसला है। अली की इस तरह की जिद के आगे साफिया बेगम को हार माननी पड़ी और बिलाखिर वो अली का रिश्ता लेकर अलीजे के घर चली गई। कुछ छानबीन के बाद इन दोनों का रिश्ता तय पा गया और इसकी पसंद अलीजे दुल्हन बनकर इसके घर आ गई। अलीजे बहुत ही खूबसूरत थी। वो चाहता था कि इसे हर दिन नए सिरे से चाहे, इतना चाहे कि अलीजे को कभी भी मोहब्बत में कमी का एहसास ना हो। लेकिन इसकी इतनी मोहब्बत करने के बावजूद भी इनकी शादी 3 साल तक टिक नहीं पाई थी और आज अलीजे ने ऐसा कदम उठाया था कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। मुझे शुरू दिन से ही वो लड़की पसंद नहीं थी, बस तुम्हारी पसंद की खातिर मुझे खामोशी इख्तियार करना पड़ी और आज देखो इसकी खातिर तुम्हें इलाके में कितना जलील होना पड़ा। आज इनकी वजह से शबाना को भी काफी देर वहीं पर रुकना पड़ा था, वरना वो तो शाम का खाना बनाते ही वहां से चली जाती थी। बीबी जी, क्या मैं जाऊं? साफिया बेगम लॉन्च में बैठे अपने बेटे पर बरस रही थी।
जब शबाना ने घर जाने की इजाजत मांगी। हाँ तुम जा सकती हो शबाना, लेकिन मुझे अपने पोते के लिए एक आया चाहिए जो इसको संभाल सके। अगर तुम्हारे इर्द गिर्द हो तो बताना, उन्होंने नरमी से कहा था, और वो हाँ में सर हिलाते हुए वहां से चली गई। शबाना के जाते ही अली ने अपनी माँ को हैरत से देखा था। क्या मतलब है आपका? मेरे बेटे को आप आया के रहमो करम पर छोड़ देंगी? अम्मी आप अच्छी तरह से जानती हैं पराई औरतें बच्चों के साथ कैसा सुलूक करती हैं। वो हैरत ज़दा था। परेशानी की वजह से इसका सर दर्द शिद्दत से बढ़ रहा था। क्या हो जाता अगर इसके सोशल सर्कल में इसकी ये बात फैल जाती? वो किसी को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहता। अली मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि अब मैं तुम्हारे बच्चे संभाल सकूं, और वैसे भी इलाके में छानबीन के बाद ही मैं इस लड़की को इसकी जिम्मेदारी सौंपूंगी। उन्होंने ये बात कहकर इसे तसल्ली दिलाना चाही, जबकि वो साफिया बेगम की ये बात सुनकर वो भड़क उठा था। कोई जरूरत नहीं इसके लिए आया रखने की। अगर आप इसे संभाल सकती हैं तो संभाले, वरना मैं इसे खुद लेकर जाऊंगा। ये सख्त लहजे में कहता हुआ वो अपने कमरे में जा चुका था, और साफिया बेगम इसकी पिष्ट को देखती रह गई। आज इसकी जिद और गुस्से की बिना पर इसका इतना बड़ा नुकसान हो गया था। अगर उस दिन वो अपनी माँ की बात मान लेता और इस लड़की पर भरोसा न करता तो ये दिन देखना न पड़ता। ये बातें नफरत से सोचते हुए उन्होंने अपना सर झटक दिया। कोई भी अच्छी औरत अतियान को संभाल लेगी, तो इसे खामोशी इख्तियार करना पड़ेगा। उन्होंने ये सोचते हुए अतियान को उठाया और अपने कमरे में चली गई। आज रात वो इनके पास ही रहने वाला था। वो रात इसने टेरेस पर सिगरेट्स फूंकते हुए गुजारी। अलीज़ा के साथ गुजरा हुआ एक एक लम्हा इसके ज़हन की स्क्रीन पर किसी मंजर की तरह गर्दिश कर रहा था। एक इंसान से मोहब्बत करने के बाद इसे इतनी इज्जत देना, इसके साथ निकाह करना और अपनी जिंदगी का खूबसूरत तरीके से आगाज करना इसे अच्छा खासा महंगा पड़ा था। इसे अलीज़ा से ये उम्मीद नहीं थी। वो बड़ी बड़ी आंखों वाली शरीर लड़की इसे हंसने की आदत डालकर इसे जिंदगी भर के लिए मिलाकर चली गई। अंदर की घुटन बढ़ने लगी तो वो गाड़ी निकालकर बाहर चला गया। माँ के कमरे से गुजरते हुए इसे अपने बेटे की रोने की आवाज एक बार फिर सुनाई दी थी, और इसने नजरअंदाज कर दिया। वो जानता था कि वो भी इतना ही बेकरार होगा जितना कि इसका दिल। आखिर अलीज़ा इसकी माँ थी, इससे बढ़कर कोई भी इसका ख्याल नहीं रख सकता था। इस मासूम जान को ये समझने में देर लगेगी कि वो अपनी माँ की नाजायज ख्वाहिशात की नजर हो गया। अलीज़ा की माँ को जब इस बारे में इल्म हुआ तो वह खुद भी दुख से निढाल हो चुकी थी। इसने हर इस जगह को छान मारा जहाँ इसे शक था कि शायद अलीज़ा वहां गई हो। शायद इसके दिल में किसी किस्म की नाराजगी ने जन्म लिया हो और वक्ती तौर पर इसे छोड़कर चली गई हो, लेकिन हकीकत इसके मुताज़त थी। वो कहीं भी नहीं थी। शायद अपनी जिंदगी के बेरंग खूबसूरतियों को निखारने के लिए वो अपनी जिंदगी की असल खूबसूरतियों से मुंह मोड़कर हमेशा के लिए चली गई। फजर की अजान के वक्त वो घर में दाखिल हुआ, सीधा अपने कमरे में चला गया। बेड पर औंधे मुंह लेटते ही कुछ देर के बाद नींद इस पर हावी हो गई और वो आंखें मौनता चला गया। अदियान पूरी रात ही ज़ारो खतार रोता रहा। इसे एक पल के लिए भी माँ के बगैर सुकून नहीं आया। और साफिया बेगम खुद एक ज़ईफ औरत थी। वो कब तक इसे संभाल सकती थी? सारी रात वो इसके साथ जागती रही, और अब नमाज पढ़ने के बाद वो भी थोड़ी देर के लिए आराम की गरज से लेट गई। नमाज पढ़ने के बाद इसने कुछ देर तिलावत की और फिर चाय बनाने के लिए किचन में आ गई। जफर साहब के लिए चाय बनाकर वो इनके कमरे में गई तो इसकी माँ नाजिया बेगम भी कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। ये इसका रोज का मामूल था कि वो तिलावत करने के बाद हमेशा किचन में चली आती और अपने बाप के लिए चाय बनाकर ले आती। ये अरसा हुआ था फालिज ने इन्हें चलने फिरने से माजूर कर दिया, और तब से ही वो बेहाल से चारपाई पर पड़े रह गए। इनके दिन इस रोज ही पड़ गई जब इनके बाप को बीमारी ने घेर लिया। इसने मैट्रिक करने के बाद प्राइवेट तरीके से घर में ही EFA की तैयारी की और इसके बाद तालीम को खैराबाद कह दिया। इस वक्त इसे गांव में ही हल्की फुल्की नौकरी की तलाश थी। घर में वो पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लिया करती और कुछ रिश्तेदार इनकी मदद कर दिया करते, सो घर का गुजर बसर हो जाता। चाय देने के बाद वो कुछ देर बाप के पास ही बैठ गई। जब बैरूनी दरवाजे पर जोरदार तरीके से दस्तक हुई, इतनी सुबह कौन आ गया? नाजिया बेगम इसे देखते हुए उठी और दरवाजे पर चली आई। दरवाजे पर खड़ी हुई शबाना ने इन्हें हैरत में मुब्तला कर दिया। क्या बात है शबाना, इतनी सुबह सुबह सब खैर तो है ना? उन्होंने शफीक लहजे में पूछा तो शबाना इन्हें देखते हुए मुस्कुरा दी। जी आपा सब खैर है,
मुझे अंदर आने दो, हानिया बेटे से बात करनी है। मैंने रात जब साफिया बेगम ने अली शाह के बेटे के लिए किसी आया के बारे में बात की थी, तब से शबाना के ज़हन पर हानिया का अक्स सवार था। हानिया गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाली सुलझी हुई लड़की थी। वो अपनी जिम्मेदारी को खूबसूरत तरीके से निभा सकती थी और वैसे भी नाजिया और शबाना के दरमियान अच्छी दोस्ती थी। सो इसने सबसे पहले हानिया का इंतखाब किया। अली शाह को इसकी बीवी छोड़कर चली गई है और इसका बेटा पालने के लिए इन्हें ये काया की जरूरत है। अगर तुम ये काम कर सको तो मैं साफिया बेगम से बात करती हूँ। उन्होंने डायरेक्ट हानिया से बात की। वो जानती थी कि जफर कभी भी इस बात पर मुतमईन नहीं होंगे कि वो किसके घर में जाकर किसी का बच्चा संभाले। वो तो ठीक है खाला, लेकिन मुझे बच्चे संभालने का कोई तजुर्बा नहीं है। वो ताजो तजब का शिकार थी। जब कोई औरत पहली बार माँ बनती है तो इसे बच्चा संभालने का तजुर्बा नहीं होता। यूं समझ लो कि ये तुम्हारा काम है, तुम्हारी जिम्मेदारी। काम करते हुए तुम्हें तजुर्बा भी हो जाएगा। अदियान बाबा बहुत प्यारा बच्चा है। वो अगर तुम्हारे साथ दिल लगा लेगा तो ये नौकरी तुम्हारे लिए बहुत अच्छी नौकरी है। मैं भी वही तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अगर तू इनके घर में अपनी रिहाइश भी रख लेती हो तो वो इज्जतदार लोग हैं, तुम्हारी इज्जत वहाँ महफूज है। शबाना खाला की बात इसके दिल को लगी थी। इसे सबसे बड़ी तसल्ली यह थी कि शबाना खुद भी वही काम करती थी और एक अरसे से इन लोगों की मुलाजिमत थी। अक्सर वह खाला से इन लोगों की लाइफ स्टाइल के मुताल्लिक पूछती रहती। वो खुद भी अलीज़े के अच्छे लहजे और रवैये की वजह से काफी पसंद करती थी, लेकिन आज वो कह रही थी कि अली शाह की बीवी इन्हें छोड़कर भाग गई है। ये इनके घर का जाती मामला था। इसने ज्यादा कुरेदना बेहतर नहीं समझा। ठीक है खाला, लेकिन मैं अब्बा से यही कहूंगी कि मेरे लिए नौकरी का बंदोबस्त हुआ है और आप भी ऐसे ही कहें। इस घर में शिद्दत से काम की जरूरत थी, घर का निजाम चलाने के लिए, अपने बूढ़े बाप की दवाओं का खर्च पूरा करने के लिए और अपने टूटे फूटे ख्वाबों की तकमील के लिए। नाश्ता करने के बाद वो नाजिया बेगम को बताकर शबाना के घर चली गई और शबाना इसकी मुंतजिर थी। वो इसे लेकर हवेली चली आई। इस वक्त तक अली शाह हाफिज के लिए निकल चुके होते हैं। वैसे भी वो ज्यादातर बैरून मुल्क ही रहते हैं। हवेली पहुंचने से पहले शबाना इसे हवेली के सारे तौर तरीके समझाती जा रही थी। लान का हल्का सूट पहनकर दुपट्टा सर पर सजाकर वो साफिया बेगम से मिलने के लिए जा रही थी। इसे शुरू से ही अली शाह की हवेली देखने का शौक था, लेकिन इसने कभी नहीं सोचा था कि इसे वहां काम मिल जाएगा। हवेली की शानो शौकत को देखकर वो कितनी ही देर इसे देखती रही। कितनी बदनसीब लड़की थी जो इतनी शानो शौकत भरी चीजों को छोड़कर चली गई, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक नामहरम के लिए। एक पल के लिए इसके जहन में ख्याल आया और फिर वो सर झटक कर अंदर दाखिल हुई। शबाना से साफिया बेगम के पास लेकर आई। तुम्हें पहले बच्चे संभालने का तजुर्बा है? उन्होंने पूछा और वो उंगलियां चटकाते हुए शबाना को देखती रही। जी, इसने पहले अपनी बहन नादिया की बेटी हलीमा को पाला था। हलीमा ज्यादातर इसी के पास रहती थी, सो इसने इसे अपना तजुर्बा जाहिर कर दिया। देखो बेटा, अदियान इस घर का लाडला बच्चा है। अपने बाप की जान इसकी आंख में ये कांसू भी अली को बर्दाश्त नहीं है। इसकी जान से बढ़कर ख्याल रखना है तुमने। अभी मैं तुम्हें इसकी जिम्मेदारी सौंप रही हूँ, लेकिन अभी मुझे अली की तरफ से अंदेशा है। तुम कोशिश करो कि इस घर में रहकर अली का भी दिल जीत लेना, ताकि इसे भी यकीन हो जाए कि तू इसके बेटे को अच्छी तरह संभाल सकती हो। साफिया बेगम का लहजा काफी नरम था। आप फिक्र नहीं करें, मैं बच्चे का बहुत सारा ख्याल रखूंगी। इस रोज इसे अदियान सौंप दिया गया। इसे शुरू से ही बच्चे काफी पसंद थे। वो गोल मटोल सा है। वजूद संभालते हुए इसने बेपनाह खुशी महसूस की, लेकिन वो अभी इससे मानूस नहीं था। अदियान ने अभी अभी चलना सीखा था। अपनी तोतली जबान में वो कुछ बातें भी कर लिया करता। बच्चे को इसने अपनी बाहों में उठाया तो वो काफी देर इसका चेहरा देखता रहा। शायद वो अपनी माँ को तलाशने की कोशिश कर रहा था। और फिर हाथ आगे बढ़ाकर इसने आहिस्तगी से इसके गाल पर हाथ रखा और फिर जोरदार तरीके से रोना शुरू कर दिया। शायद वो अलीजे की तलाश में था। आप फिक्र नहीं करें, ये कुछ ही देर में मुझसे मानूस हो जाएगा। ठीक है, इसे कमरे में लेकर जाओ। इसे डिब्बे का दूध पिलाना और दूध पिलाते हुए खास ख्याल रखना, इसका पेट खराब ना हो। उन्होंने इसे बार बार ताकीद की और इसने भी इनकी सारी नसीहतों को पल्ले बांध लिया। ये नौकरी इसके लिए जरूरी थी। इज्जतदार तरीके से इस घर में रहकर इस बच्चे को संभालकर अपने पैरों पर खड़ी हो सकती थी। अपने बाप के इलाज के लिए रकम इकट्ठा कर सकती थी। इससे बढ़कर इसे कुछ नहीं चाहिए था। वो अदियान को लेकर इसके कमरे में चली गई। इसके कमरे में जाते ही इसे कमरे की खूबसूरती का अंदाजा हुआ। सब कुछ खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था।
इनकी बातों से, इनके अंदाज और मोहब्बत से ही इसे अंदाजा हो रहा था कि वह सब अदियान पर जान निछावर करते हैं। वो इसके सामने टॉयज रखती जा रही थी, चेहरे पर एक मुस्कुराहट सजाकर वो इससे मानूस होने की कोशिश कर रही थी। वो कुछ देर इससे खौफजदा रहा और फिर इससे घुलने मिलने लगा। इसकी हल्की हल्की मुस्कुराहट से हानिया को तसल्ली हो गई कि वो जल्दी ही इसे अपनी जानिब मुतवज्जा कर लेगी। अब इसके दिल में सिर्फ और सिर्फ इस बात का अंदेशा था कि ना जाने अली शाह इसके आने पर क्या रद्द अमल देगा। इसकी अभी तक अली शाह से मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन सुनने में यही आया था कि वो गुस्से का काफी तेज है, और साफिया बेगम ने भी यही बताया था कि आया को रखने में इसकी मर्जी शामिल नहीं है। हो सकता है कि वो इसे पसंद ना करे, लेकिन ये मुश्किल भी इस वक्त हल हुई जब शाम में साफिया बेगम को अली की कॉल रिसीव हुई और इसने बताया कि वो एक हफ्ते के लिए मीटिंग के सिलसिले में जा रहा है। मेरा सामान पैक करके ड्राइवर के हाथ भिजवा दीजिए। वो इस वक्त अदियान के लिए काफी फिक्रमंद था और साफिया बेगम को बार बार इसका ख्याल रखने की ताकीद कर रहा था। साफिया बेगम ने भी इसकी सारी नसीहत को सुन लिया। वो नहीं चाहती थी कि वो इन्हें इस वक्त हानिया के बारे में बताएं, शायद वो कैसा रद्द अमल दे। जब वो यहाँ आकर देख लेगा तो शायद इसे एहसास हो जाएगा कि ये काया बच्चे को बेहतर तरीके से संभाल सकती है। अलीजे तो यूं गायब हुई जैसे इसका यहाँ नामो निशान भी नहीं था। सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ था, सो किसी को भी इसका सुराग न मिला। हवेली चौंकी इस इलाके में थी, इसलिए वो रात को वहीं रुक जाती और दिन में जाकर अपने माँ बाप को मिल लाती। वो सिर्फ 2 ही बहनें थी। हुरमैन की शादी हो चुकी थी और माँ बाप की जिम्मेदारी हानिया पर थी, इसलिए वो अभी कुछ अरसे शादी से झंझट से दूर थी। अली से अदियान का ख्याल रखती थी, लेकिन वो कभी भी इस मासूम से फूल से इस कदर मोहब्बत नहीं कर पाई जितनी मोहब्बत सिर्फ चंद ही दिनों में इसे हानिया की तरफ से मिली थी, और वो भी यूं खुल मिल गया जैसे वो इसकी सगी माँ हो। अक्सर औकात ही वो इसके बालों से खेलता रहता, शायद इसके बाल इसे पसंद आ चुके थे। इसे उठाकर वो लॉन में फिरती रहती जैसे इस हवेली में अदियान के अलावा और कोई चीज ही न रही हो। अदियान अब इसके लिए सिर्फ मुलाजिमत नहीं थी। जब अदियान सो जाता तो वो इधर उधर बौखलाई भगलाई फिरती रहती, और फिर इसने अपनी मसरूफियात का एक जरिया ढूंढ लिया था। कभी कभी तो वो शबाना के साथ मिलकर कामकाज कर लेती। वो खाना बनाने में इसकी मदद कर लिया करती थी, क्योंकि अब शबाना की उम्र भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। बस वो भी मजबूरियों की खातिर इस हवेली में काम कर रही थी। ये मजबूरियां भी ना इंसान को चैन लेने नहीं देती। हानिया को इस हवेली में काम करते हुए 1 हफ्ता होने को आया था। इस शाम इसने अदियान का पैम्पर उतारा तो इसे रैशेस हो चुकी थी और इस दर्द से बिलक बिलक कर रो रहा था। पूरी रात भी वो मुसलसल रोता रहा था, लेकिन इसे तो बिल्कुल भी समझ ही नहीं आ रही थी कि वो इतना रो क्यों रहा है, और इसके सुर्ख निशान देखकर इसे काफी टेंशन शुरू हो चुकी थी। अपने बिखरे हुए बालों को किचर में लपेटकर इसने बच्चे को अपने सामने ही लेटाया। इसने मोबाइल उठाया और इसमें देखने लगी कि वो इसके लिए क्या कर सकती है कि इसे आराम मिल जाए। अदियान को वो यूं रोता हुआ देखकर इसकी भी आंखें भर आई थी। बिन माँ के वो बच्चे को रोता हुआ देखना इसके बस की बात नहीं थी। वो बार बार इसे अपनी जानिब मुतवज्जा करते हुए बुला रहा था। इसने ही इसे हानि कहना सिखाया था। वो अपनी तुतली जबान में हानि हानि कहता रो रहा था। साफिया बेगम लॉन्च में बैठी चाय पी रही थी जब दरवाजे से अली शाह अंदर दाखिल हुआ। वो भी बिना बताए ही घर पहुंचा था। इसे देखते ही मुस्कुरा पड़ी। 1 हफ्ता भी हो गया था, लेकिन इसने अभी तक अपने बच्चे को नहीं देखा था। पहले पहल तो वो भी इस हवेली में रहा करती थी, लेकिन फिर अलीजे अनबन की वजह से वो शहर वाले घर में शिफ्ट हो गई। इनके लिए ये बेहतर था कि वो इन दोनों की जिंदगी से दूर चली जाती। इसके बावजूद भी अली शाह हर दूसरे दिन ही इनसे मिलने चला आया करता, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि इसकी माँ इसके बगैर नहीं रह सकती। वो इनसे प्यार लेने के बाद वो फौरन अदियान के बारे में पूछने लगा। इसने इतने दिन अदियान के बगैर कैसे गुजारे तो वो वही जानता था। मसरूफियात इतनी थी कि वो इससे ज्यादा बात भी नहीं कर पाता। अदियान अपने कमरे में है, आया के पास है। पिछले 1 हफ्ते से इसे वही आया संभाल रही है। वो बहुत ही शरीफ लड़की है, फिक्र मत करो। और वो सख्त नजरों से अपनी माँ को देखता रहा। अम्मी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरा बेटा आया के पास नहीं रहेगा, तो फिर आपने क्यों? साफिया बेगम का अंदाजा था कि वो यही रद्द अमल देगा। बेटा, अब मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी सिकत नहीं रही कि मैं इसे संभाल पाऊं। उन्होंने खड़े खड़े ही इसे हरी झंडी दिखा दी थी। ये बात भी सच थी कि अलीजे के बगैर इसे संभाल पाना नामुमकिन था।
वो मासूम से जान यही चाहती थी कि हर वक्त इसके पास कोई ना कोई मुतवज्जा रहे। और साफिया बेगम भी ब्लड प्रेशर की मरीजा थी। तुम खुद जाकर देख लो कि वो लड़की कितने अच्छे से ख्याल रख रही है। तुम्हारे बेटे को माँ की कमी होने का महसूस ही नहीं होने दिया, और तुम्हारे बेटे ने भी अपनी माँ की कमी को भूल चुका है। वो बस दुख भरी नजरों से अपनी माँ को देखता रहा। भूल जाना इतना आसान नहीं था। वो अलीजे के बारे में पता करवा चुका था। किसी इम्तियाज नामी लड़के के साथ 1 साल से ताल्लुकात में रही थी, और इसी के साथ वो इसे छोड़कर चली गई थी। और वो जानने के बाद ही वो इसके साथ दस्तबदर हो गया था। इसने पक्का इरादा कर लिया था कि वो इसे तलाक के कागजात भिजवाकर हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दूर कर देगा। मोहब्बत में शिरकत एक नाकाबिल गुनाह है। इसकी बाहों में रहने के बावजूद भी वो अपने दिल में किसी और को बसा रही थी। इतना भरोसा करने के बाद भी इसके अंधा एतमाद का सिला इतना भयानक दिया था कि अब इसे औरत जात से ही नफरत हो चुकी थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए जैसे ही वो अदियान की जानिब बढ़ा तो दूर से इसने अदियान के रोने की आवाज सुन ली थी। गुस्सा और बेचैनी एक बार फिर इस पर हमलावार हुए। धड़ाम से दरवाजा खोलते हुए जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, सामने मौजूद लड़की को देखकर इसका पारा 7वें आसमान को छूने लगा था। रोती हुई सूरत और सुर्ख नाक लिए वो मोबाइल पर झुकी हुई थी, जबकि इसकी गोद में लेटा हुआ अदियान बहुत बेसुकूनी से सो रहा था। दरवाजा इतनी जोर से खुला कि वो एकदम से खौफजदा हो गई कि डर के मारे मोबाइल उछलकर दूर जा गिरा। इसने जल्दी से अदियान को उठाया और अपने सीने से लगा लिया और खौफजदा होकर आने वाले शख्स को देख रही थी। जिस शख्स को देखते ही इसे अंदाजा हो गया कि सामने खड़ा शख्स अली शाह है, जो इसे गजब की सुर्ख आंखें लिए इसे घूर रहा था। तो तुमने मेरे बेटे की जिम्मेदारी उठाई हुई है। मेरा बेटा रो रहा है और तुम मोबाइल लेके बैठी हुई हो। वो इतने कड़क लहजे में बोला कि वो अपनी जगह खड़े होकर काम कर रह गई और आगे बढ़ते हुए वो अदियान को इसके हाथों से छीन लिया। नहीं सर, मैं वो बस अदियान के लिए ही मोबाइल में। शट अप, मैंने तुम लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। बच्चे का नाम लेकर तुम यहाँ पर सिर्फ नौकरी कर रही हो। वो अली की बातों को गौर ही नहीं कर रही थी। वो तो बस अदियान को देख रही थी, जो इसके पास आने के लिए वो रो रहा था। सर आप प्लीज बाद में मुझ पर गुस्सा हो जाइएगा। इस वक्त मुझे इसे दे दें। ये पहले ही बहुत ज्यादा रो रहा है। वो बेसुकून है। प्लीज सर आप इसे मुझे दे दें। वो अली शाह को देखते हुए मिन्नत भरे लहजे में बोल रही थी और वो इसे तेज भरी निगाहों से देखने लगा। तुम्हारा ये मासूमियत के डेड़े मुझ पर नहीं चलेंगे, इसीलिए मेरे सामने अपनी मासूमियत के नाटक करना छोड़ दो। खबरदार आज के बाद तुमने मेरे बेटे को छुआ भी तो ये हिम्मत बिल्कुल भी ना करना। मैं इसे खुद पालूंगा और तुम चली जाओ इस कमरे से। वो इतना चिल्लाकर कह रहा था कि इसकी तेज आवाज सुनकर साफिया बेगम भी इनके कमरे में आ गई थी। वो अली शाह को रोकना चाहती थी, लेकिन जानती थी कि इस वक्त कोई भी बात इस पर असर नहीं करेगी, सो इसने इसके हाल पर ही छोड़ दिया। मैम सर प्लीज ऐसा मत करें, मैं अपने काम में कोताही नहीं कर रही। वो मिन्नत भरे लहजे में इसे देखकर बोली थी। इसकी आंखें नमकीन पानियों से भरने लगी। इतने सख्त लहजे के बावजूद भी वो इससे भीख मांग रही। इसी वक्त निकलो तुम यहाँ से। आज से तुम इस नौकरी से फारिग हो। मैं खुद अपना बच्चा अच्छे तरीके से संभाल सकता हूँ। वो पहले ही गुस्से का तेज था, लेकिन अलीजे के चले जाने के बाद वो किसी पर भी एतबार नहीं करता था। वो औरत जिसने इसके दिल में मकीन होने के बावजूद इसे धोखा दिया, तो दूसरी औरतों से कुछ बईद नहीं थी कि वो इसके पीठ पीछे क्या कर गुजरती। पागल मत बनो अली, अदियान इसे दे दो, वो अच्छी तरह इसकी देखभाल कर लेगी। अम्मी प्लीज, ये मेरा बेटा है और मैं खुद इसे संभाल लूंगा। इस लड़की से कहिए कि दफा हो जाए यहाँ से। इसे लेकर कमरे में चला गया, जबकि वो वही खाली हाथ खड़ी रह गई। इसे अंदाजा नहीं था कि अली शाह इसे यूं बेइज्जत करके घर से निकाल देगा। इसके कमरे में आते ही वो कुछ देर अदियान को लेकर कमरे में घूमता रहा और थोड़ी देर के बाद वो इसके कंधे से लगा सो गया था। इसने नरमी से इसे बेड पर लिटा दिया और खुद फ्रेश होने चला गया। साफिया बेगम की आंखों में शर्मिंदगी थी। इन्हें इस मासूम से लड़की पर काफी तरस आया था। अपने बेटे की जिद्दी तबीयत की वजह से वो अपनी बहन से ही एक बार फिर मारिया का हाथ मांगते मांगते रह गई, लेकिन इस बार उन्होंने सोच लिया था कि वो जल्द से जल्द मारिया का हाथ मांगकर इसे इस घर में ले आएंगी, ताकि वो अदियान को जिम्मेदारी भी संभाल ले और अली शाह को भी, क्योंकि दोबारा किसी भी अलीजे को इसकी जिंदगी में लाना इनके लिए मुमकिन नहीं था।
इस रोज वो इस हवेली से चली गई। इसे आखिरी बार भी अदियान से मिलने नहीं दिया गया। इस एक हफ्ते में ही वो इस छोटे से मासूम फूल से इतना लगाव रखने लगी थी कि इसका दिल चाहता वो हर वक्त ही इसे अपने साथ लिए फिरती रहे, इसके साथ खेलती रहे। इसकी नन्ही नन्ही खिलकारियां इसे बहुत अजीज थी। सारे ख्वाब धरे के धरे रह गए। इसने सोचा था कि वो अपनी आने वाली तनख्वाह से अपने बाप को डॉक्टर के पास लेकर जाएगी, घर में राशन का बेहतरीन इंतजाम हो जाएगा। कितने दिनों के बाद घर में सुकून की एक लहर दौड़ गई थी। शबाना भी इस मामले में बेबस थी। अगर बात सिर्फ साफिया बेगम की हद तक होती तो वो साफिया बेगम की मिन्नत समाजत कर लेती, लेकिन अली शाह को ऐसे लोगों से बहुत नफरत थी जो हमदर्दी की बिना पर लोगों के करीब आना चाहते हो, जो सिर्फ अपनी मजबूरियों का रोना रोते हुए सब कुछ हासिल कर लेना चाहते हो। शायद इसे अंदाजा नहीं था कि मजबूरियां इंसान से वो सब कुछ करवा लेती हैं जो वो कभी करने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। वो घर आई तो नाजिया बेगम इसे देखकर ही निहाल हो गई। कभी कभार ऐसे ही इनसे मिलने आ जाया करती थी। कैसा जा रहा है तुम्हारा काम? उन्होंने गले से लगाते हुए इसका माथा चूम कर पूछा। अब मैं काम पर नहीं जाया करूंगी अम्मी। यूं समझे कि वो जॉब छीन गई मुझसे। नाजिया बेगम का चेहरा एक पल के लिए तारीख हुआ और दूसरे ही पल वो मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं बेटा, इसमें भी अल्लाह की कोई मसलहत होगी, सब्र रखो, वो बेहतरीन नवाजने वाला है। वो हमेशा से ही पुरसुकून रहने वाली किसी साकित नदी की मानिंद वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मायूसी ने एक बार फिर इसे इर्द गिर्द से घेर लिया था, जबकि दूसरी तरफ अदियान के जागने के बाद ही घर में एक तूफान बर्पा हो गया था। वो मुसलसल हानिया को पुकारते हुए रो रहा था और अली शाह अपने बेटे को देखकर यह गुस्से से सुर्ख था, जिसे अपने बाप की मौजूदगी की कोई परवाह नहीं थी, बल्कि गैर औरत की खातिर वो अपने बाप को इनकार कर रहा है। ना जाने इस लड़की ने मेरे बेटे को कौन सी पटियां पढ़ाई है। वो सोफे पर बैठकर गुस्से में कहे जा रहा था। साफिया बेगम नरमी से जाकर इसके पास बैठ गई। तुम अभी जानते भी क्या हो अपने बच्चे के बारे में? बच्चे एक इंसान से दिल लगा लेते हैं और इसके पास ही रहना पसंद करते हैं। इसे हानिया ने इतने प्यार से रखा है कि मैं कभी अलीजे को अदियान को प्यार करते नहीं देखा था। अम्मी प्लीज इसका नाम मत ले मेरे सामने। हकीकत को जीतना भी छुटलाना चाहो, हकीकत यही है कि तुम्हारे बच्चे को एक औरत की जरूरत है जो इसे मोहब्बत से संभाल पाए, और शायद तुम्हें भी। यह बात सुनते ही इसने एकदम से अपनी माँ की तरफ देखा। अभी मैं वो हादिसा नहीं भूल पाया हूँ माँ, अभी मेरे जख्म ताज़ा हैं। अब मुझे किसी भी औरत पर एतबार नहीं रहा। इसने दुखी भरे लहजे में अपनी माँ को कह रहा था। ये मत भूलो कि तुम्हारी माँ भी एक औरत है। हर औरत एक जैसी नहीं हुआ करती। मारिया यह अरसे से तुम्हारे इंतजार में है। अगर वो इस घर में तुमसे निकाह करके आ जाएगी तो तुम्हारे बेटे के लिए भी एक माँ मिल जाएगी और इसे किसी आया की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को अच्छी तरह से संभाल लेगी, मुझे पूरा यकीन है। अम्मी चुप हो जाए। मैं मारिया के लिहाज से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। वो खुद को ही नहीं संभाल पाती, मुझे और मेरे बच्चे को क्या खाक संभालेगी। जवाब बिल्कुल साफिया बेगम की तौखा के मुताबिक था। वो मारिया का नाम सुनते ही फिर जाया करता और इसकी वजह यह थी कि मारिया की सख्त मिजाजी और जबान दराजी। अलीजे में हजार खामियां जरूर थी, लेकिन वो एक खुश मिजाज लड़की थी जो लोगों से खुले दिल से ताल्लुकात बनाना चाहती हो। ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त तुम्हारे बेटे को एक औरत की जरूरत है। इस लड़की को दोबारा काम पर रख लो। वो बहुत गरीब लड़की है, इसकी जरूरत भी पूरी हो जाएगी और अदियान को भी संभाल लेगी। भला और वो इन्हें समझाने में कामयाब हो चुकी थी कि इस लड़की को दोबारा बुला लिया जाए, लेकिन वो इस लड़की के मुतालिक कुछ भी नहीं जानती थी। जिस तरह अली ने इस लड़की को बेइज्जत करके निकाला था कि इन्हें अंदाजा नहीं था कि वो फिर यहाँ पर नौकरी के लिए आएगी। फिर भी उन्होंने शबाना को कह दिया कि वो हानिया को बाकायदा ले आए, लेकिन कुछ देर बाद शबाना खाली हाथ वापस लौट आई थी। हानिया ने इसे आने के लिए इनकार कर दिया था और वैसे भी ये किसी भी इज्जत और नफस के खिलाफ की बात थी कि इसे बगैर इसकी गलती के इस तरह निकाल दिया जाए और फिर जरूरत पड़ने पर बुला लिया जाए। वो गरीब जरूर थी लेकिन इज्जतदार लड़की थी। इस एक रात में अली इतना मजबूर हो गया था
कि वो खुद ही गाड़ी लेकर इसके घर की जानिब चल निकला। मैं खुद इस लड़की को लेकर आता हूँ, इसने मेरे बेटे को अपनी आदत डाल दी है, तो वो इतनी आसानी से इस नौकरी से दूर नहीं हो सकती। अदियान को भी वो अपने पास ही बिठा लिया था और वो शबाना से इसके घर का पता पूछने लगा। पता चलते ही वो इसके घर को आया था। दरवाजे पर दस्तक देकर वो सीधा घर का जायजा लेने लगा था। घर की हालत ही इसको रोते हुए बता रही थी। कुछ देर के बाद नाजिया बेगम ने दरवाजा खोला। क्या यह हानिया का घर है? इन्हें इस बात से हैरत हो रही थी कि ये खुश इखलाक लड़का दरवाजे पर खड़ा इनकी बेटी के मुताल्लिक पूछ रहा था। हाँ बेटा, ये हानिया का घर है, लेकिन आप कौन है? मैं अली शाह हूँ और मेरा बेटा ये अदियान है। मैं हानिया से मिलने के लिए आया हूँ। ये बात सुनते ही नाजिया बेगम ने इसे खामोशी से अंदर आने दिया और इसे वो जफर साहब के कमरे में ले गई, जहाँ वो कमरे में लेटकर किताब पढ़ रहे थे। आप अंकल के पास बैठे, हानिया अभी आती होगी। दहलीज पर है जफर साहब को देखते ही वो एकदम से रुक गया। वो खुद बेहैरत ज्यादा होकर बेयकीनी से इसको देख रहे थे, जैसे इसे पहचानने की कोशिश कर रहे हो। इसे देखते ही इनकी आंखों में चमक आ गई थी और अगले ही पल इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अली अली भी इनके करीब जाकर हैरत से देख रहा था। जफर अंकल, क्या हानिया जफर की बेटी है? अली के बाप का वो कजिन था। अली छोटा था जब जफर इसके बाप से मिलने के लिए इसके पास आया करता था और कभी कभार मकबूल शाह जफर से मिलने चला जाता। इस दौरान अली को पता चला कि जफर इसकी चिच्चा है। अली के बाबा इसे अक्सर बताया करते थे कि जफर इसके चिच्चा है। इसके बाद जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि वो अपने बाप के सारे रिश्तों को ही भूल गया और आज फिर एक बार इसी शख्स के सामने खड़ा था जिसे हालात ने बिल्कुल ज़ईफ बना दिया था। कितने बड़े हो गए हो तुम मेरे बेटे? वो आंखों में नमी लिए इसको देख रहे थे, जिसके चेहरे पर मकबूल शाह की झलक दिखाई दे रही थी, जबकि वो भी अपने चिच्चा को अफसरदगी से देख रहा था। कैसे वो यही इलाके में रहकर इन सब से गाफिल हो गया था। शायद ज्यादा दौलत कमाने के चक्कर में यह इन रिश्तों से दूर हो गया था। मुझे इल्म ही नहीं था चिच्चा, मुझे माफ कर दें, आप इस हालत में होंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इसे काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और तभी हानिया कमरे में दाखिल हुई। अली शाह को वह हैरत से देख रही थी और इसने इसके बाप को नहीं बताया था कि वह हवेली में इसका बच्चा संभालती है। इसने तो बस अपने बाप के सामने जॉब का जिक्र किया था। अदियान ने जैसे ही हानिया को देखा तो वो खिल उठा। जल्दी से वो अपने हाथ आगे बढ़ाया और हानिया के सीने को जा लगा और हानिया भी अपने बाहों में इसे लपेट लिया था। मेरा ख्याल से आपको हवेली वापस आ जाना चाहिए। अदियान को आपकी बेहद जरूरत है, इसने नरमी से देखते हुए हानिया को कहा था। हानिया का तो दिल चाह रहा था कि इसे खड़े खड़े घर से निकाल दे, लेकिन इसे भी ये जानकर हैरत हो गई कि अलीशा इसके बाप का भतीजा है और इसका बाप तो इसे देखते ही सदके वारे जा रहा था। अब हानिया भी इसके साथ हवेली जाने के लिए मान गई थी। इस रोज वह हानिया को हवेली ले जाने में कामयाब हो गया था। वो मुकम्मल तौर पर अदियान की जानिब मुतवज्जा रही और अदियान आदत के मुताबिक अपने नन्हे मुन्ने हाथों से इसके बालों को खींचते हुए मुस्कुराकर इसे देख रहा था। जफर साहब भी मुकम्मल तौर पर मुतमईन थे। घर आते ही इसने साफिया बेगम को बताया कि हानिया जफर शाह की बेटी है, वही जफर शाह जो इसके बाप का कजिन है। और साफिया बेगम को भी काफी हैरत हुई। पहले की निस्बत वो इस बार काफी पुरसुकून था। हानिया अदियान को लेकर इसके कमरे में चली गई। शाम तक वो अपने काम में बिजी रहा और शाम को एक बार अदियान को देखने के लिए वो इसके कमरे की जानिब बढ़ा। दरवाजा खुला था लेकिन अंदर मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। दरवाजे से झांकते ही इसने अंदर देखा और वो वही खड़ा देखता रहा। सामने बेड पर लेटी हुई हानिया के सीने पर सर रखकर सोया हुआ अदियान बहुत मासूम लग रहा था। इसने अभी भी अपनी मुट्ठी भरकर हानिया के बालों को थाम रखा था, जैसे इसे डर हो कि इसके सोने के बाद वो दोबारा इससे दूर चली जाएगी। इसे अपने मासूम से बच्चे पर बेपनाह तरस आया। वो नहीं जानता था कि हानिया सिर्फ पैसों के लिए जॉब कर रही है। कल इसकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी और अदियान एक बार फिर अकेला रह जाएगा। अभी इसे मुकम्मल एतमाद नहीं करना था। इसे अपने बेटे के पल पल की खबर रखनी थी। वो इसकी जानिब से गाफिल नहीं हो सकता था क्योंकि अदियान इसका कुल सरमाया था। कमरे में आते हुए इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। इन 2 सालों में इसने कभी अलीजे को नहीं देखा था कि वो अदियान के इस कदर नजदीक सोई हो, बल्कि वो अभी चंद दिनों का ही था जबकि हमने रट लगाना शुरू कर दी कि वो अकेला सोई साफिया बेगम के पास।
इस बात पर इन दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था। ये अली की जिद की वजह से अलीज़ी इसे अपने कमरे में सोने देती है, लेकिन शायद वो अभी तक इस मासूम से बच्चे को अपने से दूर कब का कर चुकी होती। दिन ऐसे ही गुजर रहा था और इसके बच्चे की जानिब बढ़ती रही। सुबह जैसे ही वो अपने कमरे की खिड़की से पर्दा हटाया तो लॉन में अदियान के साथ खेलती हुई दिखाई दे रही थी। इसके नन्हे से हाथ की उंगली पकड़कर वो चहलकदमी कर रही होती और वो भालू जैसा वजूद जैसे इसके आने से दिन ब दिन निखरता चला जा रहा था। इसकी तवज्जो ना चाहते हुए भी मुकम्मल तौर पर हानिया की जानिब थी। इस रोज वो काफी देर खड़ा खिड़की से इसे देखता रहा। इसके चेहरे पर इस वक्त सुकून रकम था, हल्की फुल्की बूंद बांदी हो रही थी। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।